नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एस्कॉर्ट्स क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सीरीज में। आज का ये एपिसोड खाद वाले एपिसोड का क्वेश्चन आंसर सेशन है, जो कि हमने पिछले हफ्ते लॉन्च किया था। तो हमने देखा बहुत सारे सवाल और बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस पर पूछे गए हैं। इस एपिसोड में आज हमारे साथ हैं मिस्टर आर माधवन, एक इंजीनियर जो कि एक एग्री एक्सपर्ट भी हैं, क्योंकि ये पिछले 30 साल से खुद सफलतापूर्वक खेती कर रहे हैं। तो आपका स्वागत है माधवन सर। नमस्कार, मैं खुश हूँ पूछे गए सवालों का जवाब देने पर, जो भी मैं बता पाऊँ। बहुत अच्छे सर, तो मैं जल्दी से पहला सवाल पढ़ता हूँ, जो है मिस्टर राजेंद्र सिंह परिहार की तरफ से। उनका सवाल है, सर राजस्थान में सरसों की खेती ज़्यादा होती है, कृपया हमें सरसों की खेती के लिए कुछ तकनीकी जानकारी दें ताकि मैं उत्पादकता को बढ़ा सकूं। सरसों भी दूसरी फसलों जैसी ही है, ये ब्रासिका फैमिली से आता है, जैसे गोभी, ब्रोकली, तो ये उस कैटेगरी में आता है। तो इसको अच्छी उत्पादकता के लिए मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व चाहिए। जैसे मैं आपको समझा रहा था, मिट्टी परीक्षण इसकी चाबी है। तो ऐसा करें और कोशिश करें कि कच्ची फसल लगाएं ताकि खाद अच्छे से डल पाए और सभी कीट और बीमारियों से इसे अच्छे से संभाल पाएं। मैं दावा करता हूं इससे आपकी उत्पादकता और अच्छी होगी। बहुत धन्यवाद सर। दूसरा सवाल है अरुण कुमार उपाध्याय की तरफ से। उनका सवाल है, किस गहराई तक धरती जोतनी चाहिए? एक्टिव जड़ों के खाने के लिए 9 इंच गहराई काफ़ी है, पर कुछ और भी है जो हैं टॉप रूट्स। ज़्यादातर कैटलीडॉन्स 2 पत्तों वाली पौध प्रजाति जो टैप रूट बनाती है, जैसे धान, ये सब फाइब्रस हैं, टैप नहीं हैं। कपास, किसी भी दूसरी फसल में टैप रूट्स हैं। इसका बहुत सारा फ़ायदा है अगर आप टैप रूट को ज़्यादा गहराई तक बढ़ने दें तो, ताकि पौधे स्ट्रेस का सामना कर सकें। स्ट्रेस पानी के लिए, स्ट्रेस कठोरता के लिए, तो ये चीज़ें सीजलिंग से पाई जा सकती हैं। तो सीजल को कम से कम 3 फीट गहराई में जाना होगा ताकि टैप रूट उस गहराई तक जाएं और बाकी चीज़ें कैपिलरी एक्शन से ऊपर लाई जा सकें। 9 इंच तक जोतना काफ़ी होगा जड़ों को खिलाने के लिए, क्योंकि फसलों को ही 9 इंच तक खिलाया जा सकता है, क्योंकि इसे ऑक्सीजन चाहिए। जैसे आप नीचे जाते हैं ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो जो जड़ें तत्व लेंगी वो भी कम हो रही हैं। तो फीडिंग एरिया के लिए 9 इंच काफ़ी हैं। तो सीजल की ज़रूरत है ज़्यादा गहराई में। मिट्टी की सख्त सतह को हटा देगा ताकि हवा अंदर जा सके, और भूमि की तैयारी में हम गहराई से पड़ चुके हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। ये मिस्टर करण जौहरी से सवाल है। उनका सवाल है, प्याज की सिलिका क्यों जरूरी है? सिलिका खासकर प्याज के लिए, ये प्याज के पत्तों के लिए कैपिलरी एक्शन बढ़ा सकती है, पर सिलिका कोई ज़रूरी या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के क्षेत्र में भी उपलब्ध नहीं है। उसकी जगह आप कैल्शियम या मैग्नीशियम ठीक करें, आपकी प्याज की फसल का प्रदर्शन बेहतर होगा, क्योंकि पोरोसिटी एरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में सिलिका ठीक नहीं है, पर ज़्यादातर इसके लिए कम इस्तेमाल किया जाता है, किसी पत्ते या कुछ भी, क्योंकि मिट्टी में सिलिका की कुछ मात्रा पहले से ही होती है। पर ज़्यादातर सिलिका क्लोरोफिल एक्शन हरे पदार्थ के लिए है। प्याज के पत्ते में क्लोरोफिल एक्शन यानी हरे पदार्थ का काम, ग्रीन पिगमेंट, एक्शन ऑफ ग्रीन पिगमेंट, तो यहीं पे खाना इकट्ठा किया जाता है सोलार और कार्बन डाइऑक्साइड से, और वो उत्पाद में रखा जाता है। सिलिका बहुत कम काम करती है, पर यह ज़्यादा आसान होगा अगर आप कैल्शियम और मैग्नीशियम लें। बढ़िया सर। अगला सवाल करण जौहरी, उन्हीं का दूसरा सवाल है, सर आप हमें पोटेशियम ह्यूमेट के बारे में बताएं। पोषक तत्वों की जानकारी पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। पौधों को पोटेशियम चाहिए। अगर आप अब उसमें नया शब्द जोड़ें तो आप उत्साहित होकर 300 या 400 रुपये अधिक देना चाहेंगे। आपको लगता है ह्यूमेट उसमें जुड़ा है। समझने की कोशिश करिए। पौधों को पोटेशियम चाहिए,
और क्वालिटी के लिए फेमनेस, बायोटिक और ओबियोटिक, स्ट्रेसेस मतलब बायोटिक और एबायोटिक जैसे मुश्किल शब्द नहीं कहूँगा। सिंपल, दबाव कीट के कारण, दबाव वातावरण के कारण, ये बायोटिक अबायोटिक है। तो वातावरण का दबाव क्या है? सूखा पड़ना वातावरण का दबाव है। कीट का हमला, कीट या बीमारियों का प्रभाव। अब इन दोनों को कम करके नियंत्रित किया जाता है ज़्यादातर पोटैश के होने से। पोटैश कई रूपों में पाया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड कॉमन है, ये खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है। पोटेशियम सल्फेट जो कि बहुत अच्छा है, पर क्लोराइड में ये बहुत महंगा है। तो आपको तय करना होगा, आपका लक्ष्य है कि मिट्टी में पोटैश होना चाहिए, चाहे वो ह्यूमेट हो, क्लोराइड, सल्फेट, ये सब नोमेनक्लेचर हैं दूसरी चीज़ों के साथ। आपका लक्ष्य होना चाहिए आपकी मिट्टी का पोटाश क्या है और फसल का क्या होना चाहिए और कम खर्चे में अपनी फसल के लिए इसे कैसे लाएं। सोयल स्ट्रक्चर खराब किए बिना मानिए आपकी मिट्टी में बहुत सोडियम है, उदाहरण लीजिए ज़्यादा सोडियम और पीएच बहुत ज़्यादा है। अब ज़्यादा पोटेशियम क्लोराइड डालना मतलब कि ज़्यादा सोडियम डालना होगा। ऐसे केस में आपके पास वैल्यू क्रॉप है तो मैं सुझाऊंगा पोटेशियम सल्फेट। ये ह्यूमेट कुछ उसके जैसा ही है पर 300% ज़्यादा महंगा। पर क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं कि ह्यूमेट जुड़ा है मतलब ये अच्छा है। तो आपको एक फसल के लिए ज़रूरी पोटैश के बारे में सोचना होगा, कितना और पोटैश की भूमिका क्या है। आपको इसे ऐसे समझना होगा और कितनी आसानी से आप देखें। ये इस तरह से है घोल। अब वो घोल, अच्छे घोल के लिए वो सब मिलाना होगा ताकि आपको अच्छा डोसा मिल पाए 10 रुपये में, अगर इसे घर पर बनाएं। और वही घोल होटल में बनाया जाता है और अतरंगी नाम दिया जाता है। और वीना सोटो डोसा, ओ माय गॉड, डोसे का भी नाम है। फिर आप 300 रुपये देकर खाते हैं। पर इसकी मुख्य सामग्री है डोसे का घोल। डोसा तैयार। बाकी शायद आपने घी ज़्यादा डाला हो, थोड़ा नमक ज़्यादा। आपके स्वाद के लिए 80% घोल। क्यों आप 80% के पीछे भाग रहे हैं जब आपके पास 20% है? बहुत धन्यवाद सर। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल लोकेंद्र पटेल का है और उनका सवाल है मिट्टी तैयारी के लिए कौन सा टूल चाहिए। तो शायद मुझे लगता है कि ये भूमि की तैयारी के लिए कोई उपकरण पूछ रहे हैं। भूमि तैयार करना, देखिए बहुत सारे टूल्स हैं। पहला, भूमि तैयार करने के एपिसोड में इस पर बात कर चुके हैं, कृपया उसे जाकर देखें। फिर भी मैं बता देता हूँ, सीजल फिर 99 या डिस्क, इन दोनों में से कोई एक जो मिट्टी तोड़ने के काम आती है और सोयल अमेंडमेंट्स को ठीक करने में भी। एक बार ये हो जाए फिर आप रिजर चलाएंगे। तो आप फसल की ज़रूरत के हिसाब से रिजर प्रो चलाते हैं, पर हमेशा ध्यान रखें कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल केवल कुछ क्षेत्र में करें। मतलब फसल चक्कर के 45 दिन तक ट्रैक्टर चलाएं। मतलब भूमि तैयारी, जैसा कि मैंने पीछे लैंड प्रिपरेशन के एपिसोड में बताया, आमतौर पर हम 30-60 डालते हैं क्योंकि भारत में पाए जाने वाले ट्रैक्टर की क्षमता इतनी ही होती है। आइए उस पर योजना बनाते हैं जो हमारे पास भारत में है। तो 30-60 रिजर आपके लिए सही रहेगा और आप रिजिंग करेंगे। एक बार आप रिजिंग कर लें, उसके बाद आप खाद डालेंगे। इस पर भी अलग से एपिसोड बनाया गया है जो मिस्टर हर्ष बता रहे थे। इसके बाद आप बीज बोएंगे। ये था भूमि तैयारी से बीज बोने तक। इसके बाद आप सिंचाई या कीट और किसी चीज पर ध्यान देंगे। धन्यवाद सर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यह है मिस्टर प्रदीप कुमार का। वो भिंडी उगाने के बारे में पूछ रहे हैं। नहीं जानता उस पर क्या बुलवाना चाहते हैं। ये एक सब्जी की फसल है, कम समय की फसल है। ये बीज बोने के 25-30 दिन में उगना शुरू कर देती है और लगभग 70 दिन तक रहती है। आप जानते हैं इसकी कटाई 20 से 25 दिन में हो जाती है। जब भी आप ये करते हैं और बीच में लगभग आपको हर रोज करना होगा।
इसमें थोड़े कांटे होते हैं, तो आपको इसके लिए दस्ताने जैसे किसी टूल का इस्तेमाल करना होगा ताकि कटाई के समय आपको खुजली ना हो। ये बहुत ही अच्छी फसल है जिससे आपको अच्छा दाम मिलता है। ये बहुत ही आसान और कम समय की फसल है। रिजर्व फरो का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा होगा। इसके बहुत फायदे हैं, आपको अच्छी कैनोपी मिल सकती है, पर फिर बीज का चुनाव भी ध्यान रखें। बहुत सारे प्रकार हैं, खास करके भिंडी। इसको आदत है खासकर गर्मी में जब ये ज़्यादा खाया जाता है। इसमें एलोमाइन मोजाइक है, एक प्रकार का वायरस। अब बहुत सारे प्रकार हैं अलग अलग कंपनी से जो कुछ हद तक इसे रेसिस्ट करता है। इसे इस्तेमाल करो। यहाँ अलग प्रकार भी है। कृपया कैनोपी के लिए चुनाव करें। मतलब ये एक पेड़ उगने जैसा बिल्कुल नहीं है कि 4-5 फीट तक उग जाए और फिर फल निकाल लो। उसकी जगह बहुत अच्छी वैरायटी है जो कि छोटी है और इसके साथ वो नीचे से लदनी शुरू हो जाती है और कांटे भी बेहद कम होते हैं। ज़्यादातर प्रकारों में आप उसके हिसाब से चुनकर करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे मिट्टी परीक्षण उसके लिए अहम भूमिका निभाता है। बहुत धन्यवाद सर। अगले सवाल पर चलते हैं। ये है मिस्टर करण जौहरी का। उनका सवाल है लिक्विड फर्टिलाइज़र को कैसे छिड़के फसलों पर? क्या ये 100% सोख लेगा? गौमूत्र का छिड़काव कैसे करें? डिकम्पोजिंग फील्ड में कितनी बार छिड़कें? मुझे लगता है ये सवाल गन्ने के कचरे को डिकम्पोज करने के बारे में है। मैं जवाब देता हूँ। ये केवल लिक्विड फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं, पर लिक्विड या सॉलिड जैसा कुछ नहीं है। खाद होता है और किसी भी खाद को घुलनशील होना होगा। कृपया ध्यान रखें, ना केवल जेंटलमैन करण जौहरी जो भी इसे देख रहे हैं, खाद को घुलनशील प्रकार का होना होगा। इसे घुलने लायक होना होगा, क्योंकि जो भी घुलनशील नहीं होगा पौधे उसे नहीं ले पाएंगे। या फिर कुछ भी इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक मतलब इनाइजेशन बिल्कुल नमक डालने जैसा है। नमक घुल सकता है और फिर ये जड़ों के द्वारा सोख लिया जाता है। नमी द्वारा जड़ों के बालों से सोख लिया जाता है। अगर मैं तकनीकी तौर से देखूं तो पहले हमने समझा लिक्विड क्या है और खाद क्या है। अब पत्तों पर छिड़काव करना। आप इसे ऐसे समझें जैसे आपके पास मुंह है, आप खा सकते हैं। आपको नली द्वारा भी खिलाया जा सकता है। कभी कभी डॉक्टर इमरजेंसी में आपको ड्रिप देते हैं। अगर इन दोनों में अंतर बताना है तो मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। जब आप सही तरीके से नहीं खा पा रहे तब डॉक्टर आपको खारा घोल देगा, उसमें कुछ पोषक तत्व मिलाकर, ताकि आप उस बीमारी से बाहर आ सकें। अब मैं फिर से पौधों पर लौटता हूँ। पौधे, अगर आप पौधों के मुंह में खाना डालें, फसल का मुंह जड़ है, अगर आप इसमें डालने में असफल होते हैं तो पोषक तत्वों की कमी होगी। मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं मेजर न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो आपको ज़्यादा मात्रा में चाहिए। आप पत्तियों से नहीं छिड़क सकते। आप कैसे और कब स्प्रे करेंगे? इन लिक्विड्स के सोखने की क्षमता, जब आप खाद को पानी में मिला रहे हैं और पत्तियों पर छिड़क रहे हैं, सबसे पहले आश्रित है उसकी आयु, वातावरण, हवा का बहाव और समय। क्योंकि मैं एक छोटा सा शब्द कहूँगा तो आप जाकर उसे पढ़ सकते हैं। पत्ते पे अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें आपको कुछ दिखेगा, वो है स्टोमेटा। वह बिल्कुल पत्ते की सतह पर फूल खिलने जैसा है। अब वो वातावरण पर आश्रित है, तो आपको ये तय करना होगा कि आप उस समय स्प्रे कर रहे हैं ताकि पत्तियों के सोखने की क्षमता 100% हो, वरना वो केवल 5% होगा। आप उसको कैसे मान सकते हैं? उसको मुंह में डालना आसान नहीं होगा और उसे ख़त्म करें। पर यहाँ पर बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे बोरॉन, जैसे जिंक, यहाँ तक कि ये फेरस भी कभी कभी ये कमी केवल नए पत्तों पर दिखाई देती है, ना कि पुराने पत्तों पर। ट्रांसपोर्टेशन की कमी होती है, पर ये सब आपके असंतुलित उपजाऊपन की वजह से। अगर आप उसको पहले से ही अच्छे से समझ लें तो वहाँ आप जाकर स्प्रे क्यों करेंगे?
सीधा आपके मुंह में खाना डालना आसान होगा बजाय कि नमकीन घोल के। आप उस झंझट में क्यों पड़ना चाहते हो? वो केवल इमरजेंसी में काम आएगा और केवल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, जो कि बहुत जरूरी है पर कम मात्रा में चाहिए, स्प्रे कर सकते हैं। पर ये सीमाएं जिन पर मैंने चर्चा की है उन पर ध्यान देना होगा। तो जैसे पत्ती को खुला होना होगा। आप ये कैसे जानेंगे कि स्टोमेटा खुला है या नहीं? वरना ये घुल जाएंगे, सोखे नहीं जाएंगे। आपको थोड़ा डालना होगा, 1-2 बार स्प्रे करना होगा, फिर 2-4 बार स्प्रे, ताकि वो ऑब्जर्व हो जाए। एक बार ये हो जाए फिर आपको अपना टिश्यू नतीजे के लिए भेजना होगा, ये देखने को ये सोख लिया गया या नहीं। पर टिश्यू एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, जो कि भारत में नहीं किया जाता। पौष्टिक स्प्रे को पत्ते पर छोड़ते हुए शायद मैंने बता दिया है। हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। आप पढ़ सकते हैं स्टोमेटो क्या है, पत्ता क्या है, जब ये हो जाए, और वातावरण इन तीनों के बारे में ज़्यादा तकनीकी जानकारी भी दे सकते हैं। इन बिंदुओं पर ध्यान देना है स्प्रे के लिए। अब किसी बायोमास के लिए किसी भी ऑर्गेनिक मैटर से हमें खाद के लिए बैक्टीरिया चाहिए, उसकी डिकम्पोजिशन के लिए। अब ऑर्गेनिक मैटर इस हिस्से में अहम भूमिका निभाता है। यही कारण है कि हम ये मानते हैं कि जब हम मिट्टी परीक्षण करते हैं तो ऑर्गेनिक कंटेंट का भी परीक्षण करेंगे। ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। तो ये सोइल रेजिडियल्स डिकम्पोज हो सकते हैं 4 से 10 CN रेशो के साथ। ये जल्दी डिकम्पोज होगा। C कार्बन है और N नाइट्रोजन। किसी भी चीज़ को नाइट्रोजन चाहिए। देखिए बैक्टीरिया को भी नाइट्रोजन चाहिए। फिर डीबैक्टीराइजेशन होता है। नमी भी एक तरीका है जो जल्दी कर सकता है। तो गन्ने के कचरे के लिए, अगर शायद से मैं आपके सवाल को अच्छे से समझ पाया हूँ, तो ये कचरा होना चाहिए। ये गिर जाता है और जब आप गन्ना काटते हैं ये कचरा उस पर गिर जाता है। ये कितना समय लेता है मेरे लिए? मैं गन्ना उगाता हूँ, 4-5 दिन में हो जाता है। मैं मिट्टी जांच करके तय करता हूँ कि ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इस मिट्टी में ज़रूरत अनुसार है। आप भी ये संभाल सकते हैं, तो मुझे इस पर आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ इसे रोटावेट कर दो ताकि इसे पहचानने में आसानी हो और ये टुकड़ों में टूट जाए और डिकम्पोज हो। पर इस दौरान कुछ भी बोने की ना सोचें, क्योंकि उससे थोड़ी गर्मी पैदा होती है। इसी कारण मैंने कहा कि नमी भी ज़रूरी है जल्दी डिकम्पोज होने के लिए। धन्यवाद। अगले सवाल पर चलते हैं, जो है मिस्टर बलवीर सिंह का। ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण सवाल है। गाय के गोबर की गलत जानकारी बता रहे हैं, क्योंकि गाय के गोबर में पोषक तत्व और बैक्टीरिया होते हैं जो खेत के उपजाऊपन को बढ़ा देते हैं। आप केवल केमिकल फार्मिंग को बढ़ावा देते हैं। एक सवाल आपके लिए भी, केमिकल फार्मिंग होने से पहले उत्पादन क्या और कैसा था, और खेतों में ऑर्गेनिक मैटर का क्या महत्वपूर्ण योगदान है? ये कोई चैलेंजिंग सवाल नहीं है। मैंने कम से कम 1000 बार इसका जवाब दिया है। ना ही ये चैलेंजिंग है और ना ही चौंकाने वाला। मैं मिस्टर बलवीर सिंह के सवाल का जवाब जरूर देना चाहूँगा। सबसे पहले, गाय आपके खाद की फैक्ट्री नहीं है। गाय आपको दूध देने के लिए खाती है या खाद के लिए। गोबर को खाद की तरह इस्तेमाल करना अब इसको भूल जाएं। गाय दूध देती है क्योंकि वो उसके बछड़े की ज़रूरत है। हम इंसान उसे चुराते हैं, हम चोरी कर रहे हैं, ये हमें नहीं दिया गया है। गाय सबसे पहले दूध अपने खुद के बच्चे के लिए दे रही है। दूसरा, आप कहते हैं ये बहुत पौष्टिक है। कृपया सोचें, कचरा अंदर कचरा बाहर, मतलब जो भी गाय खाती है वो थोड़ा गाय के गोबर में भी रहेगा। ये मज़े के लिए नहीं खा रही, इसको चारा खाना होगा ताकि मेटाबॉलिज्म पूरी हो सके। मतलब इसे जीना है, इसे चलना है, इसे इधर उधर घूमना है, इसको बच्चे देने हैं। इन सब के लिए खाती है, ना कि आपको खाद देने के लिए। ये खाद फैक्ट्री नहीं है। अब इसे स्पष्ट कर देते हैं, तो गाय क्या खाती है ये अहम है। मानिए अगर वो गाय ज़्यादातर भारतीय गायों की तरह खाने की कमी में है, वो भी इंसान की तरह पौष्टिक तत्वों की भूखी होती है। और यही कारण है कि हम पूरी दुनिया में दूसरे सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक हैं, पर दुनिया में सबसे कम दूध की उत्पादकता में हैं। इसे समझिए, गाय जो खाती है
ये उसका प्रदर्शन है। ये आपको मानना होगा। अगर एक गाय अच्छे से पौष्टिक नहीं खा रही, ये सबसे ज़रूरी है। गाय हमारी तरह जीना चाहती है, पर बेचारी गायें असल में भारत में भूखी हैं। बहुत कम जगह अच्छे से खिलाया जाता है, तो अब पोषण का हिस्सा उस पर निर्भर है, उसे छोड़ देते हैं। सवाल यहीं खत्म। मैं स्पष्ट हूँ। अब दूसरे पर आता हूँ। अब गोबर में वो पोषक तत्व नहीं हैं जो आपके पौधों को चाहिए। वो अलग अलग है, आपको समझना होगा। उदाहरण के लिए 1 किलो गोबर में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन है दूसरी चीजों की बजाय। मानिए आपकी फसल को ज्यादा फास्फोरस चाहिए, जैसे धान व अन्य फसलें, अन्न की फसलें, तो आपको कई टन डालना होगा ताकि फास्फोरस का स्तर फसल के प्रदर्शन के लिए बढ़ जाए। पर जब उसको जरा सोचिए उस वक्त नाइट्रोजन लेवल क्या होगा। मैं इसे उलझाना नहीं चाहता, मेरे कथनों को सुने। ये चीजें इनका ध्यान रखना होगा। सबसे पहले मैंने कहा जो वो खाती हैं पोषण उस पर निर्भर है। दूसरा, गाय आपकी खाद फैक्ट्री नहीं है। तीसरा, जो ये खाती हैं और जो गोबर में देती हैं उससे बहुत कम होगा, और ये क्या खा रही हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे पहले आप गाय को अच्छा नहीं खिला रहे हैं। अच्छे से खिलाएं भी तो पोषण कम होगा और असंतुलित। हाँ, सहमत हूँ, बैक्टीरिया यही कारण है कि हम एक आम तरीके में भी ऑर्गेनिक मैटर डाल रहे हैं। सोयल इनपुट के हिस्से मैं फिर कहूँगा, मिट्टी परीक्षण में ऑर्गेनिक मैटर को भी टेस्ट करना होगा। कृपया मेरा पिछला एपिसोड देखें जहां मैंने चार्ट दिखाया है पानी और किन चीजों को टेस्ट करना है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर्स भी भूमिका निभाता है। बस केवल यही एक तरीका नहीं है। आपने पूछा कि ये हमारे पूर्वजों ने सब कैसे किया। कृपया ध्यान रखें 1960 में, मुझे उम्र का तो नहीं पता आपकी, अगर आप उस समय थे, केवल 35 करोड़ लोगों के होते हुए भूखमरी क्यों होती। कृपया आप ध्यान रखें 120 करोड़ प्लस जमीन कम हो गई, मतलब ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं, ज़्यादा रोड, ज़्यादा फैक्ट्री। अब हम जमीन और नहीं बढ़ा सकते, और वातावरण की रक्षा के लिए जंगल भी चाहिए। हम केवल अपना क्षेत्र सुधारने में नहीं रह सकते। हमारे लिए कोई कमरा नहीं है। हमें मजबूरन हमारी 1 एकड़ की धरती में उत्पादकता सुधारनी होगी। उत्पादकता के लिए गाय का गोबर अकेले आपकी मदद नहीं कर पाएगा। भारत के करोड़ों लोगों का पेट भरने में असरदार तरीका चाहिए। अब आपने पहले कहा हम यूएस की सरकार के साथ स्टारवेशन एग्रीमेंट में क्यों हैं, और नेहरू एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री सुब्रमण्यम थे। याद रखें, इन सबको पढ़ें, पता चलेगा हम भुखमरी के दौर से गुजरे हैं। हरित क्रांति ने हमारी मदद की और पंजाब ने इसमें अहम भूमिका निभाई हमारा पेट भरने में। हाँ, हमने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया। कोई चीज़, कोई टूल अच्छे से यूज होना चाहिए, नहीं तो आप केवल परेशानियों में ही पड़ेंगे। उपकरण को दोष नहीं दे सकते, तो हमें खुद को और किसानों को सिखाना होगा कि इन कीमती उपकरणों का इस्तेमाल कैसे करें। जैसे खाद भी एक उपकरण है, प्लेसमेंट एक उपकरण है, रिजर्व भी। ये सब उपकरणों का समूह है जिसे अच्छे से इस्तेमाल करें, और हमें किसानों को सिखाना होगा कि इनको कैसे यूज करें। अगर आप इनका मिसयूज करें या आप बराबर उपयोग नहीं करें, मैं देखता हूँ खाद बराबर नहीं डाली जाती, क्योंकि हमारे पास अच्छे से मिट्टी परीक्षण नहीं हुआ होता। बेचारे किसानों को ब्लैंकेट मेथड डालने को कहा है, उस तरीके से पक्का ही वह केवल जहर बन जाएगा। उसके लिए आप खाद को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? खाद कुछ नहीं, बस उनका खाना है। हम कैसे, मेरा मतलब मल्टीविटामिन्स क्या हैं? हम मल्टीविटामिन्स के रूप में क्या खा रहे हैं? मल्टीविटामिन्स कुछ नहीं पर सारे मिनरल्स। आप कृपया सारे मिनरल्स पढ़ें। मल्टीविटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरॉन, और भी हमें ये सब कहाँ मिल रहा है? पौधे मिट्टी पर निर्भर हैं। अगर मिट्टी माइन है, माइनिंग क्या है? जब आप फसल उगाते हैं आप मिट्टी को माइन कर रहे हैं। ध्यान दें, जब आप फसल उगा रहे हैं मतलब आप पोषक तत्व निकाल रहे हैं और उसको उत्पादन में बदल रहे हैं।
चाहे आलू, टमाटर, भिंडी, बैंगन, तो इसका मतलब ये पोषक तत्व इन सब में बदल जाते हैं जो हम खाते हैं। तो क्या होता है मिट्टी में जो आपने हटा दी थी, जैसे बैंक में आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप हर रोज 10,000 रुपये लेते हो, एक दिन वो खत्म हो जाएंगे, आप भरपाई कैसे करेंगे? आपको कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि आप बैंक से पैसे लेते रहें। पोषण जरूरी है, कृपया ध्यान रखें, पोषण के बिना पौधा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, पोषण के बिना इंसान प्रदर्शन नहीं कर सकते, पोषण के बिना कोई जानवर, कोई जीव प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। ऑप्टिमम लेवल, मैं इसे थोड़ा और बढ़ाता हूँ, मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ, ये न केवल आपके जवाब बल्कि दूसरों के भी हैं। मैं इसे ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए दूसरों के भी जवाब देना चाहूँगा और मुझे इस पर और सवाल पाकर और अधिक खुशी होगी, क्योंकि हमें इस पर स्पष्ट होना होगा। ये टूल है बिजली, आप बिजली का उदाहरण लें, ये खतरनाक है। अगर आप इसे अच्छे से यूज ना करें तो क्या आप इसे छोड़ सकते हैं? नहीं, मैं तो अपने घर के आगे आग से रोशनी करूँगा, बिल्कुल नहीं। अगर कुछ भी सही से इस्तेमाल ना करें, यहाँ तक कि आग, अगर इसका सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आग भी लग सकती है। अगर आप सही यूज करेंगे, आप खाना पकाकर खा सकते हैं, तो ये आप पर निर्भर है, आग से कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही खाद का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। शायद मैं फर्टिलाइजर प्लेसमेंट में ज़्यादा अच्छे से बता चुका हूँ। खाद डालने का महत्व, क्योंकि हमारी क्षमता 80% कम है, मतलब अगर आप 100% लगाएं, जो तरीका हम लगाएंगे वो 10-15% लेते हैं। मैं वो सब अच्छे से समझा चुका हूँ। तत्वों की मोबिलिटी और इमोबिलिटी के कारण फसलों को तत्व मिलने में रुकावट होती है। मतलब प्रदर्शन, आपके तत्वों की क्षमता, इस्तेमाल की क्षमता, वो दोनों घट जाती हैं और हम उसे दोषी ठहराते हैं। अब बस हम नाइट्रोजन डालेंगे, उसका फायदा नहीं। मानिए आप केवल चावल खा रहे हैं, आप कोई प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। क्या ऐसे में आप कहेंगे कि चावल जहर है? आपको खाना होगा दाल, चावल, विटामिन, मिनरल्स जो केवल फल सब्जियों में मिल सकते हैं। तो ये पूरा तालमेल, हम मज़े के लिए नहीं खा रहे हैं, हम अपनी सेहत के लिए खाते हैं। मतलब सेहत पोषण पर निर्भर करती है। अब हम पौधे को भूखा नहीं रख सकते, उसके लिए शायद मैंने आपके सवाल का जवाब दिया कि हम पहले क्या करते थे। हम 19वीं सदी में केवल 35 करोड़ लोगों में भी भूखमरी का शिकार थे। ये सच है, मन गढ़ंत नहीं। और उस समय मिस्टर सुब्रमण्यम, और मैं दावा करता हूँ सभी पंजाबी किसान सी सुब्रमण्यम के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय बहुत बढ़िया काम किया, असल क्रांतिकारी। कुछ समय के लिए भूखमरी से बाहर थे। हमने भारत की पूरी उत्पादकता लगभग दोगुनी कर दी थी और ये सब 60 और 70 के बीच घटा। धन्यवाद इस सिस्टम से, वरना हम सब मरते। ये सब काल्पनिक नहीं है, ये भारत में हुआ है। कृपया इसे पढ़ें, आप अच्छे से समझ पाएंगे। शायद आप भी इससे सहमत होंगे। धन्यवाद सर, ये गहरा था। अगले सवाल पर चलते हैं। ये है मिस्टर गणेश जी का। वैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कहता है कि DAP जमीन तैयार करते समय डालना चाहिए। आपने फास्फोरस नेगेटिव आयन में दिखाया है कि फसल के दौरान डालना चाहिए। अब मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, DAP जड़ों में डालना होगा क्योंकि वो स्थिर है। कृपया नेगेटिव या पॉजिटिव में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये समझने के लिए कैटायन और एनायन पढ़ना होगा। एक्सचेंज कैपेसिटी, कैटायन, एनायन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन। पर फास्फोरस स्थिर एलिमेंट है। आप मिट्टी की सतह पर डालते हैं पर जड़ें नीचे हैं, मतलब फास्फोरस उस फसल को नहीं मिल रहा है। वो सही है ना? वो चाहते हैं कि आप इसे भूमि तैयार करते हुए डालें और फिर इनकॉर्पोरेट करें, ऐसा नहीं कि डालो और बीज उग गया। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने यह साफ कहा है कि भूमि तैयारी के समय आप डालें। यहाँ तक कि हमारे एपिसोड में भी हमने कहा है कि इसको लगाओ या इनकॉर्पोरेट करो। ये दो शब्द ध्यान रखें, प्लेसमेंट और इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब आप इसे मिट्टी से मिलाते हैं कल्टीवेटर की मदद से, मतलब जब ये सतह पर डाला जाता है और आप 910 कल्टीवेटर चला रहे हैं
तो आप उसे मिट्टी के नीचे ले जा रहे हैं, जो कि उसे 8 से 9 इंच की गहराई में जोत रहा है। डीएपी वहां छोड़ दिया जाता है। प्लेसमेंट अहम भूमिका निभाती है क्योंकि वहां पर जड़ें हैं। जब आप लगाते हैं, फसल के प्रदर्शन के लिए सबसे ज़्यादा फास्फोरस होगा और क्षमता भी। शायद पिछले सवाल में मैंने क्षमता के बारे में जवाब दिया। यहाँ तक कि यहाँ पर भी फास्फोरस की क्षमता 70 से 80% तक बढ़ गई है। कृपया समझें, फास्फोरस स्थिर है मिट्टी में और अस्थिर है फसल में। फसल में बहुत अस्थिर और मिट्टी में स्थिर। तो आपको इसे जड़ों में डालना होगा या उसमें मिलाना होगा मिट्टी की प्रोफाइल में, तो वो सही है। जब आप भूमि तैयारी करें तो आप भी ऐसा ही करें। डायमोनियम फॉस्फेट या सिंगल सुपर फॉस्फेट ये सब डालें और इसको आप अच्छे से मिट्टी में मिलाएं। गलत क्या है? फसल के उगने के बाद उन्हें सतह पर डालना, ये कोई काम नहीं आएगा। ना ही उसमें फसल के लिए फास्फोरस होगा, और फास्फोरस आपकी फसल के शुरुआती चरणों के लिए ज़रूरी है। जड़ें बनने के लिए फास्फोरस ज़्यादा मुंह खोलता है। बहुत धन्यवाद सर। अगले सवाल पर चलते हैं। ये विजय लक्ष्मी की ओर से है। उनका सवाल है कि मेरी मिट्टी पत्थर जितनी सख्त है और सूखी भी, इससे मेरे पौधे की ग्रोथ कम हो रही है। मैंने अपने हिसाब से कुछ बदलाव किए हैं पर फेल रहा। पुरानी मिट्टी को कैसे सुधारे कि वो ढीली हो जाए? ध्यान दें, मैं एक किसान नहीं हूँ। मुझे लगता है आपकी मिट्टी सोडिक है, उसमें बहुत ज़्यादा सोडियम है। सोडियम में वो गुणवत्ता है जो आपने बताई। ऐसी मिट्टी, सोडिक मिट्टी की ये गुणवत्ता है जो ये मैसी हो जाएगा। जब आप पानी डालेंगे और सूखने पर सख्त हो जाती है। मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने आपकी रिपोर्ट नहीं देखी, बस मैं ये आपके कथन से इसका जवाब निकाल रहा हूँ। और आपका पीएच भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लगभग 8 या 8.5। आपका सोडिक लेवल 300 ppm से बहुत ज़्यादा होगा। ये मेरी कैलकुलेशन है, मैं नहीं जानता आपकी क्या है। जानने के लिए आपको अपना मिट्टी परीक्षण करना होगा। ये एक हिसाब है। अगर आपकी ये समस्या है और आप मिट्टी परीक्षण करते हैं, मेरा हिसाब उस पर खरा उतरेगा। सही कैसे करें? आपको सोडियम बाहर निकालना होगा। अगर आपका पीएच ज़्यादा है और सोडियम भी, आपको ये करने में मुश्किल होगी। आपको सोयल केमिस्ट चाहिए। सोडियम को बाहर निकालना होगा, फिर ये पोरस हो जाएगा। तो मिट्टी परखें, उसे लैब में ले जाएं। इन दोनों बातों का खास ध्यान रखें। अगर आप पहले ही कर चुके हैं, इनका ध्यान रखें तो पक्का आपको जवाब मिल जाएंगे। धन्यवाद सर। विजय लक्ष्मी जी ने ये दूसरा सवाल किया है। मेरी मिट्टी और मेरे खाद में बहुत सनेल हैं, कृपया मदद करें। मैं जब भी उन्हें देखता हूँ नमक छिड़कने की कोशिश करता हूँ, पर मिट्टी के अंदर अनगिनत हैं। मैं उनको अपने बाग से कैसे हटाऊं? आप पहले ही कह चुके हैं, सवाल आपका है। उसको बिना देखे परखे ही मैंने कहा नमक। अब इसमें आप ज़्यादा नमक डालेंगे। मैं इसे पहले ही सोडियम मानता हूँ और आप इसमें स्नेल मारने के लिए नमक डालेंगे। स्नेल, हाँ, ये भी सब में से एक कीट है। सबसे अच्छी बात है इसे गर्मी में जोतें। मैं नहीं जानता आप किस एरिया से संबंध रखते हैं, कौन से स्टेट या कौन सी डिस्ट्रिक्ट से, जो भी है। जब बहुत गर्मी होगी ज़मीन जोतें। अगर आप लगातार सोलराइजेशन करेंगे, स्नेल भी कम हो जाएंगे। नमक छिड़कना अच्छा आइडिया नहीं है। उसकी जगह किसी आसपास के पेस्ट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट को ढूंढें। सोलराइजेशन के बाद इस स्नेल के प्रभाव को कम कैसे करें? नमक डालना आपकी समस्या का समाधान नहीं है। बहुत धन्यवाद सर। इस एपिसोड का अंतिम सवाल है मिस्टर सुरिंदर सिंह जी का। उन्होंने एपिसोड की बहुत तारीफ की है। वो पूछ रहे हैं कि जिंक किस पौधे में काम आता है? सारे पौधे ये इंसान की तरह हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। जिंक टमाटर में, धान में आप आसानी से देख सकते हैं। धान, और हम सब धान खाते हैं, सॉरी हम चावल खाते हैं। कोई भी हम चावल की चीज़ खाते हैं, इससे हमें जिंक मिलता है। अगर आप उस मिट्टी में जिंक नहीं डालेंगे जहाँ धान उगाया जाता है तो वहाँ चावल में जिंक नहीं होगा। फिर डॉक्टर आपको जिंक की गोली का सुझाव देंगे।
आपको लेनी पड़ेंगी। तो सभी पौधों को जिंक चाहिए, ऐसा कोई पौधा नहीं जिसको जिंक नहीं चाहिए, बस मात्रा अलग होती है और अवेलेबिलिटी भी, खासकर धान में। पता नहीं अगर आप धान उगाते हैं, पर फिर भी अगर आप इन अनडक्टेड पानी में जिंक डालते हैं, जिंक नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर आप इसे मिट्टी में मिलाएं और इससे ऑक्सीजन नहीं मिले, थोड़ा और बताता हूँ, और फिर आप समझेंगे कि पानी के साथ मिलाने पर ऑक्सीजन हट जाती है। यहाँ तक कि जिंक है भी तो पौधे जिंक नहीं ले सकते, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। इसलिए आजकल आपके पास किलेट और दूसरे रूपों में जिंक उपलब्ध है। यहाँ तक कि ना होने वाले क्षेत्र में भी एक धान है, एक गेहूं है, टमाटर भी है, यहाँ तक कि आलू भी, वरना स्टार्च और फीमेंस कम हो जाता है स्टार्ची एरिया में, जो कि आपको चिप्स खाते हुए महसूस होता है। तो जिंक हर जगह यूज होता है। ये निर्भर करता है कि आप क्या फसल उगा रहे हैं और आपकी मिट्टी में क्या है, फिर दोनों का संतुलन करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय निकालकर किसानों के सवालों के जवाब देने के लिए। मैं किसानों का दिल से धन्यवाद करता हूँ वीडियोस देखने के लिए, और खासकर अपनी शंकाएं पूछने के लिए और इन एपिसोड्स को इतने अच्छे से समझने के लिए। अगर ये आपको वीडियोस पसंद आए हो तो अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें, और ये सुनिश्चित करें कि आप बिना मिस किए सारे एपिसोड्स देख पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पाने के लिए। और मैं कहूँगा बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, बहुत अच्छे सवाल जवाब थे। मुझे किसानों को सुनकर खुशी हुई। सवाल जवाब के लिए बहुत धन्यवाद, और मुझे सुनने के लिए किसान भाइयों धन्यवाद सर।